हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो बच्चे हमारे साथ ब्लूप्रिंट डिजिटल से लगातार जुड़ रहे हैं और जो लगातार पुराने टाइम से हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि उनको अपनी बोर्ड क्लासेस में तैयारी के लिए बड़ी हेल्प मिली होगी। तो बेटा, आप जैसे जानते हैं हमारी यूनिट सेकंड चल रही है विद्युत चालन, और बेटा हमने पिछले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें किरचॉफ के नियम समझे थे हमने, और मैं आज आपको किरचॉफ के नियम पे कुछ बोर्ड के न्यूमेरिकल भी करवाना चाहूँगा। तो किरचॉफ के नियम जो न्यूमेरिकल होते हैं बेटा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जरा देखिए आगे में क्या क्या करना है। सबसे पहले बेटा हम बोर्ड के सवाल करेंगे किरचॉफ के नियम पर, और बेटा उसके बाद हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, और ये आपके प्रैक्टिकल का भी है, जो बोर्ड में प्रैक्टिकल आता है, ये आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु जो होता है हमारा इस प्रकार, तो उस पर हम देखेंगे व्हीटस्टोन सेतु क्या चीज़ है, और उसे किरचॉफ के नियम से उसकी किरचॉफ के नियम की सहायता से उसकी उत्पत्ति करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके ऊपर फिर आपको मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल भी आता है और क्वेश्चन भी आता है। तो चलिए बेटा एक एक करके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि हमारे सामने एक क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हम कह सकते हैं कि ये इससे एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, पर इस बार में कुछ और चीज़ निकालनी है। तो आप देख सकते हैं सर्किट में हमारे पास जो प्रतिरोध है वो 2 ओम, 8 ओम, 6 ओम के प्रतिरोध है, 1 ओम का भी प्रतिरोध है बेटा। और इसका जो बात है बेटा कि जो हमारे पास बैटरी वो 4 वोल्ट और 6 वोल्ट है। बेटा हमें करना क्या है इस बार कि 8 ओम के सिरों पर हमें इस बार विभवांतर निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको किस प्रकार से हम करते हैं थोड़ा सा ध्यान से हम देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, आप बहुत ध्यान से देखें कि बच्चों पहले इसमें हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अभी इस प्रतिरोध की वैल्यू में आपको लिख देता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम विधारा का वितरण करेंगे, क्योंकि हम तब तक विभवांतर नहीं निकाल सकते जब तक हमें धारा ना पता हो। तो बच्चों मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम बैटरी के धनात्मक सिरे से चलेंगे। किसी भी एक सिरे से आप चल सकते हो बेटा, आप चाहे 4 वोल्ट ले लो चाहे 6 वोल्ट ले लो, किसी भी एक सिरे से। तो बच्चों इसमें I1 हो जाएगा, और इस बैटरी के सिरे से चलेंगे तो कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा। तो बच्चों जब ये आप जंक्शन पे पहुंचेंगे, ये एक जंक्शन का काम करेगी, क्योंकि ये I2 इस तरीके से होती हुई जाएगी। तो बच्चों इस पॉइंट पे जब ये आप देखेंगे I1 I2 दोनों ऐड हो जाएंगी, और ये हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है बेटा, और जब बच्चों इस जंक्शन पे आप पहुंचेंगे तो ये I1 अपने सेल में चली जाएगी और I2 अपने सेल में चली जाएगी। तो मैंने आपको बताया था जो करंट जिस सेल से निकलती है वही करंट उस सेल में चली जाती है। बेटा यहाँ पे मैं आपको आज एक बात और बताना चाह रहा हूँ। दो जंक्शन के बीच की जो भुजा होती है, जैसे बी के और ई के बीच में भुजा है बी, और बी और ई के बीच में एक भुजा और आती है BAFE। तो बेटा ये भी एक भुजा है, और इसी तरीके से BCDE ये भी एक भुजा है। तो एक भुजा जो होती है बच्चों उसमें हमेशा धारा समान रहती है, ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। BAFE में जो धारा होगी I1 होगी, BE में I1 प्लस I2 होगी, BCDE में I2 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से भी ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जंक्शन मैंने बता दिया था आपको, एक ऐसा बिंदु जिसपे करंट के लिए एक से ज्यादा पाथ होते हैं वो जंक्शन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों इसकी समीकरण कैसे बनाएंगे थोड़ा धीरे धीरे देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करें, अगर हम इसका उत्तर निकालने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम जो लूप लेंगे वो लेंगे ABEFA, इस प्रकार ABEFA ले लिया बेटा। अब इसमें बच्चों हम बैटरी के धनात्मक सिरे से चलना शुरू करेंगे, जहां जहां में प्रतिरोध आएगा वहां पे विभवांतर लेंगे। तो जब हम इससे चलेंगे तो बेटा यहाँ पे I1 है तो प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पे I1 प्लस I2 है, और बेटा प्रतिरोध है 8 ओम का। और जब धारा की दिशा में चलते हैं तो जो विभवांतर आता है बेटा वो पॉजिटिव आता है। फिर हम अपने लूप में चले जाएंगे, क्योंकि हमारा लूप इस प्रकार है। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर ये आ जाएगा प्लस का 6 इंटू I1, और बेटा डायरेक्ट मैंने आपको बताया था। फिर दोबारा जब इसमें चलेंगे तो फिर आ जाएगा प्लस के 2 इंटू I1, और बराबर आ जाएगा बच्चों 4 वोल्ट। तो बच्चों ये हमने क्या करा, ये हमने किरचॉफ का दूसरा नियम लगाया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये अगर आप देखें तो 8I1 होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 6I1 होगा। ठीक है बेटा, तो 8 और 4 14 हो जाएंगे, और 14 तो 16I1, तो ये 16I1 होंगे इस तरीके से, प्लस ये 8I2 होंगे और ये 2I2 होंगे। ठीक है बेटा, और 8I2 इस प्रकार, और बराबर हो जाएगा 4 वोल्ट। इक्वेशन ए मान लेते हैं क्योंकि हमारी थोड़ी काम की इक्वेशन है। या इसमें भी हम थोड़ा सॉल्व करके देख सकते हैं बेटा, इसमें हम थोड़ा सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितना हो सकता है, हम 4 से अगर डिवाइड करें तो 4 चौक 16 ये हो सकता है, 4 दूनी 8 ये हो सकता है, और इज इक्वल्स टू ये हो सकता है। इसे इक्वेशन ए मानना ज़्यादा बेटर है। तो ये आपके पास इक्वेशन ये वाली आ गई, इसे मैं बंद कर देता हूँ इस प्रकार। ठीक है स्टूडेंट,
की समीकरण देखते हैं कि आगे की समीकरण हमें किस प्रकार से सॉल्व करनी है। तो बच्चों अब हम दूसरे लूप की अगर बात करें तो दूसरा लूप हम लेंगे यहाँ पे, जो हमारा सेकंड लूप होगा बेटा। सेकंड लूप में ये हमारा फर्स्ट लूप हो गया, और सेकंड लूप में बेटा हम बात करेंगे इससे, ये C होगा, B होगा, E होगा, D होगा, फिर C होगा, यानी C B E D C, वापस उसी लूप पे आ जाते हैं। अब बच्चों इसमें हम बात करें तो बैठेंगे धनात्मक सिरे से ही चलेंगे, तो I2 ऐसे चलेंगे तो 4I2 आ जाएगा, 4I2 धनात्मक। फिर बच्चों ये आ जाएगा I1 प्लस I2, और ये कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं। फिर इसके बाद बेटा जब ये I2 यहाँ से आएगी तो प्लस का 1 इंटू कितना हो जाएगा 1 इंटू I2, तो ये सारे प्रतिरोध पूरे हो जाएंगे, और बराबर बेटा किसके होगा ये 6 वोल्ट के। तो ऐसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब बेटा इसे भी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे 8I2 हो जाएंगे मल्टीप्लाई करके, 4I2 8 4 12, 12 और 13I2, तो बेटा 13I2 हो गए, और उसका I1 कितने हमारे पास 8I1, और ये बराबर हो गया बेटा 6। अब बेटा एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट कि अगर मैं इसमें से 4 से अगर करूं तो नहीं, 2 से अगर करूं तो कितना हो जाएगा 4I1 हो जाएगा हमारे पास। तो 13/2I2 प्लस 4I1, और ये आ जाएगा 3, तो इक्वेशन बी हो जाएगी बेटा। अब इसे आप समझ सकते हैं बेटा ये क्यों होगा ऐसा, इसे आप देखो आराम से, इससे हमें क्या फायदा होगा। तो बेटा हमें सबसे पहले I1 I2 की वैल्यू निकालनी है, जिसके सहायता से हम I1 प्लस I2 निकाल सकते हैं, 8 ओम पे विभवांतर आ सकता है। तो आप ये देखो कि हमारे पास एक टर्म सेम हो गई है, 4I1 और 4I1 सेम हो गई है, तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4I1 हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हम कैसे करते हैं बेटा, हम करते हैं जो समीकरण हमारे पास आई है B, समीकरण B, इसमें से माइनस कर लेते हैं समीकरण A, ठीक है स्टूडेंट। तो समीकरण B में से समीकरण A कैसे माइनस करेंगे, समीकरण B की 4I1 एक तरफ लिखते हैं, प्लस 13/2I2 एक तरफ, और ये 3 आ जाएगा स्टूडेंट, ये 3 आ जाएगा। और इसका समीकरण A का 4I1 एक तरफ, 2I2 एक तरफ, और ये आ जाएगा 1। तो बेटा आप जानते हैं किस तरह सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे माइनस साइन लगा दो इस तरीके से, जब माइनस साइन लगाएंगे तो बेटा 4I1 कट जाएगा। अब आप देखो अच्छा बच्चों 4I1 अगर कट गया तो 4I1 काटने से हमें क्या फायदा होगा, हमारे पास बच्चों आया 13/2, और ये I2 आ गया बेटा, माइनस का 2I2 आ गया, और बेटा ये हमारे पास आ गया 3 में से 1 गए 2, इस प्रकार। तो आप देख सकते हैं काफी चीजें हमने सॉल्व कर ली हैं। इसमें से बेटा अगर हम I2 कॉमन ले लें तो I2 अगर कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा ये हमारे पास 2 3 4, 13 में 4 गए 9, तो 9/2I2 इस प्रकार आ सकता है, बराबर का 2। तो बेटा कितना आ गया I2 हमारे पास, I2 बेटा हमारे पास आ जाएगा, अगर हम बात करें ये हमारे पास आएगा 4/9 एम्पियर, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों हमारे पास एक धारा का मान आ गया है I2 का, अब हमें दूसरी धारा का मान निकालना है I1। तो इसको बच्चों हम सीधा करते हैं, I2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो I2 का मान समीकरण A में रखने पर, ठीक है बेटा। तो आराम से उसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं उसको कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास I1 का मान आ गया है, और हम I1 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो बच्चों जो समीकरण 1 है हमारे पास, इसे समीकरण 1 कहेंगे बेटा। तो इसमें हम I2 का मान कैसे रखें बेटा, ध्यान से देखना, अगर हम 4I1 और प्लस का 2 और I2 हमारे पास आ गया बेटा 4/9 इज 1। तो बेटा 4I1 और इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये हमारे पास हो सकता है 8/9 इज 1। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो 8/9 इधर जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4I1 बराबर 1 माइनस 8/9। तो बच्चों जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये इस प्रकार होगा, ये आ जाएगा 9 माइनस 8/9, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1/9, ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों गौर से अगर देखें तो हमें तो I1 चाहिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4I1 हमारे पास है बेटा 1/9, तो I1 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 1/9 गुणा 4 यानी 1/36 एम्पियर। तो बच्चों अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास दोनों समीकरण दोनों करंट का मान आ चुका है, दोनों धारा का मान आ गया, लेकिन बेटा हमारा काम क्या था, 8 ओम में विभवांतर चाहिए। तो 8 ओम में विभवांतर कैसे आएगा बेटा, तो हम कहेंगे 8 और जिस प्रतिरोध में जो करंट जाती है बेटा वही वैल्यू आएगी इस प्रकार। तो बच्चों इसे इक्वेशन सी मान लो थोड़ी देर के लिए। तो बच्चों 8 गुणा I1 प्लस I2 का मान हमारे पास कितना है बेटा 1/36। तो अब हम देख ये हमारे पास आया बेटा ये 1/36, ये I1 का मान है। अभी हमारे पास I1 प्लस I2 नहीं आया बेटा,
तो I1 प्लस I2 हमें निकालना है, तो इसे इक्वेशन अभी ऐसे के ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम I1 प्लस I2 अलग से निकालते हैं स्टूडेंट। तो I1 प्लस I2 कैसे निकालेंगे बेटा, 4/9 पहली आई है, 1/36 ये आई है। तो बच्चा 4/9 और 1/36 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आप देख लो। तो बच्चों 1/9 अगर बाहर आ जाए इसमें से तो कैसे होगा, 1/9 बाहर आएगा तो ये आएगा 4 प्लस 1/4, तो हो जाएगा 1/9 और ये अंदर हो जाएगा बेटा 17/4। तो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 कितना आ गया, 36 एम्पियर। अब हमारे पास I1 प्लस I2 भी आ गई है स्टूडेंट्स। तो I1 प्लस I2 आ गई है, तो बच्चों V कैसे आएगा, तो V आ जाएगा बेटा हमारे पास 8 और I1 प्लस I2 की वैल्यू हमारे पास है कितना बेटा, 17/36। तो बच्चों अगर हम इसको काटें तो कितना होगा, हम इसको देख सकते हैं, ये हो जाएगा बेटा 4 दूनी 8 और 4 9 36, इस प्रकार से। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कितना हो गया। अगर हम इसको करें बेटा तो ये हो जाएगा 34/9। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करना चाहें तो कितना आ सकता है बेटा, ये आ सकता है 9 3 27, 3 जाएगा और 3 वहां से बचेंगे, 7 आ जाएगा। तो ये लगभग कितना आ जाएगा बेटा, अगर हम देखें 9 3 27, 3 वहां से बचे 7 और 4 ये 7 हो गए, पॉइंट लगे 0/70, तो 9 7 63, तो 63 तक जाएगा, 3.7 वोल्ट लगभग आएगा बच्चा। एक प्लेस तक और निकालना चाहें तो आप एक प्लेस तक और निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट दूसरा जो सवाल है हमारे पास वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं उसमें भी हमारे पास 2 बैटरी हैं और हमारे पास प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध को आप देख सकते हैं 5 ओम का, 4 ओम का, 3 ओम का। तो बेटा इस प्रकार जो हमारे पास प्रतिरोध है इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी किरचॉफ रूल से करेंगे और हमें प्रत्येक प्रतिरोध पे धारा चाहिए बेटा। तो प्रत्येक प्रतिरोध पे धारा निकालने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, हम सबसे पहले अपनी करंट लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले इस बैटरी से हम करंट कितनी मान लेते हैं, I1, और इस बैटरी से कितनी करंट मान लेते हैं, I2। तो जब ये इसमें जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, I1 प्लस I2। ठीक है बेटा, और जब ये वापस यहाँ पे जंक्शन पे मिलेगी तो यहाँ I1 हो जाएगी और यहाँ पे I2 हो जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है, अब बच्चों हम एक एक करके लूप लगाएंगे। सपोज हम पहला लूप ये ले लेते हैं और दूसरा लूप ये वाला ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम अपना उत्तर करें तो किस प्रकार से हमें उत्तर निकालना है। हम अपना लूप लेंगे बेटा ABEFA। तो बेटा ये वाला लूप अगर हम लेंगे तो आप ध्यान से देखें किस तरीके से हम लेंगे। तो हम I1 की दिशा में चलेंगे इस प्रकार, तो हमारे पास ये आ जाएगा 5, इस प्रकार से हम चलते चले जाएंगे। तो 5I1 प्लस I2 प्लस 4I1 बराबर कितना बेटा, 10 वोल्ट। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और बच्चे चाहो तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लें। ये 5I1 और 4I1 कितना हो गया बेटा, 9I1 प्लस के 5I2 इज इक्वल्स टू 10। और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा, थोड़ा सा आप देखेंगे हमें किस प्रकार से जरूरत पड़ती है सॉल्व करने की। अब सेकंड लूप की अगर बात करें बेटा, ये हमारा फर्स्ट लूप हो गया, और सेकंड लूप की अगर बात करें तो सेकंड लूप क्या होगा बेटा, ये होगा हमारा BC और ABC, इसको D ले लेते हैं तो ये हो जाएगा BCDEB। ठीक है बेटा, ये वाला। इसमें अगर हम देखें तो बेटा हमें क्या करना है, यहाँ से चलना है इस प्रकार, इस वाली धारा से अगर चले तो हम ले सकते हैं 5I1 प्लस I2 इस तरीके से। फिर हमारे पास हो सकता है बच्चों ये 3I2 इस तरीके से, और फिर इसी का बेटा कितना आ सकता है 4। ये हमारे पास सेकंड हो गया। इसको सॉल्व कर ले बेटा तो कितना हो जाएगा 5I1 प्लस का 8I2 इज इक्वल्स टू 4। अब बेटा इसमें हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि हम इसमें कुछ और भी सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन पे। तो अगर हम देखें बेटा, यहाँ पे हमारे पास 5I1 है और यहाँ पे 9I1 है, यहाँ पे 8I2 है, यहाँ पे 5I2 है। तो थोड़ी देर के लिए हम एक काम करते हैं, इसमें तो हम 5 से डिवाइड कर देते हैं जिससे I2 बन जाए, और इसमें हम 8 से डिवाइड करते हैं जिससे I2 बन जाए। फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा इस पहली वाली जो समीकरण है उसमें हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। आप देखो 9/5 I1 आ गया, प्लस I2 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा बेटा। और बच्चों दूसरी वाली इक्वेशन में हम क्या करते हैं, 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5/8 I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 आ जाएगा। अब बच्चों का समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो क्या मिलेगा, 9/5 माइनस 5/8 I1, और I2 से I2 कट जाएगा बेटा, मैंने काट के दिखाया हुआ है, और 2 माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो बच्चों आप देख सकते हैं 70 हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 माइनस 25/5 इज इक्वल्स टू I1 इज इक्वल्स टू 3/2। अब बच्चों हमें I1 चाहिए तो ये कितना आएगा माइनस करके, आप देखें 72 में से 25 जाएंगे तो 47 और 8 पंजे 40,
इस 2 से 40 को काटेंगे 20 आ जाएगा, और बच्चों इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/47। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि जो I1 का मान है हमारे पास 60/47 आ चुका है। अब बच्चों I1 का मान अगर हम किसी भी समीकरण में रख दें, सपोज I1 का मान समीकरण 2 में रख देता हूं बेटा, मैं I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बेटा, तो जब समीकरण 2 में मैं I1 का मान रखूंगा तो किस प्रकार से रखूंगा बेटा, तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं, या मैं समीकरण 2 जो हमारी ये वाली है, तो आप देखिए 9 इंटू जो I1 आई है बेटा वो मेरी 60 बटा कितनी आई है 47, तो ये हो गया प्लस का 5I2, और ये कितना हो गया बेटा 10, ठीक है, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन सेकंड थी। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर हम इसे देखें तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम ध्यान से अगर इसे देखें तो आप देखें 5I2 को तो हम नहीं छेड़ते, हम एक काम करते हैं 5I2 और ये 10 माइनस 9 इंटू 60/47, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो बेटा ये 5I2 आ गई, ये 10, इसको हम कर सकते हैं 470 माइनस हो जाएगा 200 और 6 9 54 540 47। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 5I2, और इसमें से हम करें तो कितना आएगा 0, 14 में से 7 गए 7, तो ये हमारे पास माइनस का 70 आ जाएगा बेटा, और अपॉन में 47। तो बच्चों अगर हम इसे एक काम ये करें I2 बराबर करें तो कितना हो जाएगा माइनस का 70/47 इंटू 5, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 5 ये कम 5, और ये हो जाएगा 5 2 बचे 5 चौक 20, तो बेटा I2 भी हमारे पास कितना आ गया माइनस का 14/47 एम्पियर, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये मान हमारा सॉल्व हो गया है। तो हमारे पास दोनों करंट आ गए बेटा I1 I2। अगर हमें I1 प्लस I2 चाहिए तो वो हम कैसे निकालें, तो I1 प्लस I2 निकालने के लिए हमारे पास I1 भी है I2 भी है, तो हम कहेंगे I1 प्लस I2 बराबर माइनस का 14/47 प्लस का 60/47। तो बच्चों अगर आप देखें तो I1 प्लस I2 कितना होगा, ये हो जाएगा 47, एलसीएम आ जाएगा, तो 60 माइनस का 14। तो बेटा इसको हम इधर देख लें अगर करके, तो I1 प्लस I2 हमारे पास आ गया I1 प्लस I2, ये हमारे पास आ गया बेटा 60 में से हम 14 जाएंगे तो कितना बचेगा 10 में से 6 4 गए 6, और यहाँ बचा 5 में से 1 4, तो आ जाएगा बेटा 46/47। तो इस प्रकार से हमने सारी करंट निकाली स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं किसी भी किरचॉफ का नियम लगा के हम कोई भी धारा निकाल सकते हैं, और हमसे विभवांतर रहेगा तो विभवांतर भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हीटस्टोन सेतु। तो बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारा मीटर ब्रिज और बहुत ज्यादा यूज पड़ती है, मीटर ब्रिज भी इस पे करते हैं, और आगे जो हमारा विभव मापी आता है बेटा वो भी इस पे आता है। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे बेटा, इन्होंने एक ऐसा परिपथ निकाला था जिसमें उन्होंने 4 प्रतिरोध यूज करे थे PQRX, ठीक है। ये कैसे यूज करे जाएंगे वो अलग बात है, पर ये परिपथ का जो हमारे पास एक रूप है, इसमें बेटा एक बात ध्यान रख सकते हैं, इस चारों में से एक अज्ञात प्रतिरोध होगा X, जिसे हम कहते हैं अज्ञात प्रतिरोध। तो बच्चों अगर हमें 3 प्रतिरोध पता हो कौन कौन से PQR, तो हम X का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे इसके लिए मैं आपको बताता हूं। अगर हम इसका मान रख दें, इनकी वैल्यू A, B, C और D, तो बच्चा व्हीटस्टोन का कहना ये था कि अगर हम दोनों की को K1 को और K2 को दोनों को दबा दें और इस प्रकार से करें कि यहाँ से धारा I निकले, तो यहाँ से धारा आपको पता है एक I1 यहाँ जाएगी और एक I2 यहाँ जाएगी, इस प्रकार। तो बच्चों उनका कहने का मतलब ये था कि अगर गैल्वेमीटर का प्रतिरोध G माना जाए, जो गैल्वेमीटर का प्रतिरोध है, तो यहाँ धारा जाके कितनी जाएगी बेटा, इसमें से कुछ यहाँ जाएगी। तो अगर हम इसे यहाँ पे मान ले I1 माइनस का यहाँ पे अगर मैं मान लू I3, इस प्रकार, तो यहाँ पे कितनी जाएगी I1 माइनस I3, और जब ये I2 यहाँ पे जंक्शन पे मिलेगी तो ये कितनी हो जाएगी बेटा I2 प्लस I3, ठीक है। जब ये I1 माइनस I3 I2 प्लस I3 यहाँ मिलेगी तो वापस हमारे पास कितनी आ जाएगी I आ जाएगी। तो कहना ये था बेटा कि अगर इसमें धारा जा रही है तब तो ये सेतु यूज नहीं हो सकता, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए, इन PQRS के प्रतिरोध के मान हम इस प्रकार से ले लें कि जो गैल्वेमीटर में जाने वाली करंट है विभव मापी वो I3 0 हो जाए, तो यदि हम ये कहें यदि B व D भुजा में धारा I3 बराबर 0, तो बच्चों अगर I3 0 हो जाए तो इसका मतलब फिर उन्होंने कहा था कि जो प्रतिरोध है P/Q और R/X का अनुपात एक दूसरे के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं बेटा संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति, ठीक है बेटा। तो संतुलन की स्थिति का क्या मतलब है बेटा, इस टाइम अगर धारा इसमें 0 जा रही है तो B और D बिंदु का विभव समान होगा, B व D बिंदु का विभव समान होगा, बिंदु का
विभव समान। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये हमें जो बताता है कि अगर पी आर क्यू हमें प्राप्त हो जाए तो हम एक्स का मान निकाल सकते हैं। पी आर क्यू कैसा होगा बेटा, कैसे पता चलता है, ये हम जब मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें इसका यूज करेंगे, लेकिन अब हम इसकी उत्पत्ति करेंगे बेटा किरचॉफ लूप से। तो बेटा इसमें हम सबसे पहले एक लूप फर्स्ट ले लेते हैं, एक लूप सेकंड ले लेते हैं। तो पहला जो लूप है हमारे पास ए बी डी ए, इस लूप में अगर हम बच्चों देखें तो ए से चलना शुरू करें तो हमारे पास आएगा प्लस का I1 इंटू पी। ठीक है, फिर आ जाएगा बच्चों I3 और हमने विभव मापी का प्रतिरोध G माना है। और फिर बच्चों चूंकि हम जब यहाँ जाएंगे तो एक धारा हमारे से अपोजिट दिशा में, उल्टी दिशा में, तो हम कहेंगे माइनस का I2R। ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू 0, चूंकि इस पूरे लूप में कोई भी बैटरी नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों इस प्रकार अगर हम सेकंड लूप ले लें तो सेकंड लूप क्या होगा, बी सी डी बी। तो सेकंड लूप में अगर हम बच्चों यहाँ से चलना शुरू करें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा I1 माइनस I3 और ये हो जाएगा Q। फिर हम बच्चों जब इस भुजा में आएंगे तो ये उल्टा जा रही है हमारे से, तो ये आएगा I2 प्लस I3 इंटू हमारे पास आ जाएगा X। और जब इसमें जाएंगे तो ये भी उल्टी जा रही है, I3 इंटू G इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें भी कोई बैटरी नहीं लगी बच्चों। लेकिन बात यह है कि व्हीटस्टोन सेतु जब संतुलन में होता है तो उस टाइम I3 0 होती है, तो हम कहेंगे I3 बराबर 0 संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में। तो बच्चों I3 हमें 0 रखनी है, तो अगर दोनों समीकरण में I3 हम 0 रखें तो देखें I1P प्लस I3 हमारे पास 0 हो गई है बेटा, ये 0 हो गया पूरा टर्म, माइनस के I2R बराबर 0, तो हम इसको लिख सकते हैं I1P बराबर I2R, इक्वेशन है। तो बेटा इसी प्रकार हम इसमें भी देखें तो आप देख सकते हैं ये पूरी 0 हो जाएगी टर्म, तो हम कहेंगे I1Q मिलेगा। फिर यहाँ पे I3 0 हो जाएगी तो बेटा I2X मिलेगा, और ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं I1Q बराबर I2X, और ये इक्वेशन बी हो जाएगी। अब बच्चों हमें क्या करना है, गौर से देखें, अगर हमें समीकरण ए और बी को डिवाइड कर दे, यानी समीकरण ए डिवाइड बाय समीकरण बी, तो इसको बच्चों में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा I1P अपॉन I1Q, और ये इधर चला जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा I2X, और ये I2, ये हमारे पास आ जाएगा I2R। तो बेटा ये R है हमारे पास, ये P नहीं है, R2R। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा I1P अपॉन I1Q और I2R आ जाएगा हमारे पास इस प्रकार से, और ये आ जाएगा I2X। तो बेटा I2R R2X, तो बेटा I2 से I2 कट जाएगा, I1 से I1 कट जाएगा। आप देखें हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि हमने जब धारा 0 मानी गैलोमीटर में विभव मापी में, तो इसका मतलब बीज संतुलन था व्हीटस्टोन के अकॉर्डिंग, और हमारी ये कंडीशन प्राप्त हो गई है। इस कंडीशन को बेटा मीटर ब्रिज में लगाते हैं और वहां पे एक अननोन यानी अज्ञात प्रतिरोध निकालते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद।